हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, 3 बजे वाली क्लास देखे होंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट के कैसे सवाल आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए। खासकर किस पे ध्यान दिया जा रहा है, यूपीपीसीएल DG2 ELP टेक्नीशियन के जो पेपर है उन बच्चों के लिए खासकर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चल रही है। ठीक है, एक तो वॉरियर सीरीज, दूसरी ये काफ़ी सीरीज। सही है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर लिख के MCQ लाने वाले हैं जिसका नाम है एम्पलीफायर। देखो बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, सब एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर, इन सब के पीछे भागते हैं और आजकल क्या हुआ, ये सब एग्जामिनर के फेवरेट बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है तो सही है। तो उस क्वेश्चन को आज देखेंगे जो एम्पलीफायर से बनते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तुम देखोगे तो कहोगे हाँ सर, ये यूपीपीसीएल DG2 में हमको कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है, किसी न किसी सेट में पूछा गया है, मगर हम छोड़ के चले आए थे। तो आज उसको देखते हैं। ठीक है, अब उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बाबू। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिग्नल की करंट, वोल्टेज या पावर में वृद्धि करके उसकी अधिक आउटपुट प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। देखो हम जानते हैं, अगर कोई भी सर्किट है उसकी पावर, करंट या वोल्टेज बढ़ानी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं सर, हम एक युक्ति का नाम ये प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, एम्पलीफायर, प्रवर्धक। ठीक है, ये क्या करता है, छोटी सी मान के सिग्नल को बड़े मान में परिवर्तित करता है। जैसा कि माइक हम देखते हैं, हेलो आराम से बोलते हैं और 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे सुनाई देती है। ठीक है, तो वो युक्ति का क्या नाम है हमारे, एम्पलीफायर। एम्पलीफाई मतलब प्रवर्धक, यानी एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ को बढ़ाकर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एम्पलीफायर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, किसी ट्रांजिस्टर के लिए क्या चक्कर फंसता है। तो चक्कर यही फंसता है कि सर अगर ये NPN है या PNP है, कुछ कुछ भी हो, ऐसा ही होता है। हाँ सर ऐसे होता है। ये हमारा एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। यहाँ से जाने वाली धारा का मान क्या होता है सर, IE होता है। ये करंट सर IB हो जाती है और ये करंट IC हो जाती है। देखो अगर यहाँ से 100 एम्पियर की करंट निकल रही है तो यहाँ पे 5 एम्पियर जाती है और यहाँ पे 95 एम्पियर की धारा जाती है। ठीक है, ये 5 एम्पियर कम क्यों हो जाता है, क्योंकि सर इसकी डोपिंग बहुत ही कम होती है। इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है, यानी मध्यम लेवल की होती है, और इसकी डोपिंग क्या होती है, सबसे अधिक होती है इसलिए। ठीक है, यानी डोपिंग की बात करें तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ठीक है, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया में पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है और तीसरे नंबर पे ये आता है। एरिया इसका अधिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि सर ये हीट बहुत ज़्यादा कलेक्टर जंक्शन पे, सॉरी कलेक्टर लेयर पे, सतह पे बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो हीट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया को बड़ा रखते हैं। तो IE बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर, IE बराबर हमारा निकल के रहेगा IC प्लस IB। ठीक है, याद रखना IE बराबर यानी एमीटर करंट बराबर कितना हो जाएगा, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। सही है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि बीटा का मान क्या होता है। पूछेगा क्या कि सर बीटा की वैल्यू क्या होती है। सर हमको पता है कि बीटा किस में होता है, सर बीटा हमारा होता है सर कॉमन एमीटर में। ठीक है, कॉमन एमीटर मतलब सर क्या होता है सर, IC अपॉन IB। इसका मान क्या होता है सर, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 से बहुत ज़्यादा इसका मान होता है। ठीक है, तो बीटा बराबर हमारा होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसको याद रखना। ठीक है, सही है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 से बहुत ज़्यादा होती है, यानी 199 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 199 एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना किस में यूज होता है, कैसे नहीं होता है, ये सब इसमें देखो, ये इतना जो लिखवाएं करीब तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
यदि एम्प्लीफिकेशन के पश्चात यानी कोई सिग्नल को बड़ा करने का प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है, उसके पश्चात क्या होता है कि तरंग की आकृति तरंग की मूल आकृति से भिन्न हो जाती है। यानी हम दिए ऐसा और आउटपुट में तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या होती कुछ इस तरीके से, कुछ क्या हो गई मिलेगा, मान लो ज्यावक्री दिए तो ज्यावक्री ही मिल रहा है, मगर क्या हो रहा है कुछ ना कुछ विरूपण आ जा रहा है। तो इस विरूपण को हम क्या कहते हैं सर? डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन बोल लो या सिंपल भाषा में बोले तो सर ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे नॉइज हो गई, हल्ला शोर हो गया। ठीक है, जो क्या कर सकता है, हमारे आउटपुट को प्रभावित करता है। सही है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या कहलाता है सर? डिस्टॉर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो तो, आकृति भिन्न हो जाती है तो क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विरूपण का प्रकार है? विरूपण का प्रकार क्या हो सकता है? तो सर विरूपण का प्रकार तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि फेज में क्या हो जाए, कुछ त्रुटि आ जाए, या डिस्टॉर्शन या कमी हो जाए, या खपत हो जाए। ठीक है, जितना चाह रहे थे उतना ना मिले, या फिर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, यानी एक सिग्नल दूसरी सिग्नल पे जाके क्या करे, उसको प्रभावित करे, तो उसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। या फ्रिक्वेंसी में क्या होती है, कमी आ जाए, बढ़ोतरी आ जाए, या जैसा चाह रहे थे वैसा ना मिले, तो ये सब क्या है, विरूपण बोलते हैं इसको। तो सर ये उपयुक्त सही हमारी सभी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। किसकी बात, किसमें विरूपण की बात कर रहा है सर? एम्पलीफायर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पलीफायर का उपयोग प्राप्त करने के एम्पलीफायर का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो सर एम्पलीफायर का प्रयोग हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसके वोल्टेज में, करंट में या पावर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी हम 2 दें तो 4 मिले, 4 दे तो 8 मिले, 8 दे तो 16 मिले। तो हम तीनों में क्या कहते हैं, वृद्धि चाहते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, सही है। तो इन तीनों में हम क्या चाहते हैं कि वृद्धि हो। ठीक है, बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में वृद्धि, तो बस सिग्नल से नहीं मतलब होता है, सिग्नल भी किससे रिलेटेड होता है, सिर्फ पावर से, वोल्टेज से या करंट से ही होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एम्पलीफायर के में नेगेटिव फीडबैक प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? देखो, एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं सर? नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होती है सर? डिस्टॉर्शन में वृद्धि होती है? नहीं सर जी, जो विरूपण होता है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक्चुअली होता है क्या है ना, इस तरीके से होता है। ये इनपुट दिए, ठीक है, ये सिस्टम है हमारा, यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ से निकल के क्या आता है, ये फीडबैक वाला सिस्टम होता है। यहाँ से, यहाँ पे अगर कुछ त्रुटि हो रही है, आउटपुट मान लो ये आउटपुट मिला, ठीक है, कुछ त्रुटि इसको समझ में आएगी तो क्या करेगा, वापस इसको भेज देगा, जाओ अभी सही नहीं आए हो तुम। ठीक है, तो ये जो कहलाती है हमारी फीडबैक पावर पॉइंट कहलाती है। यही हमारी जो पाथ है, यही हमारी क्या है, फीडबैक पॉइंट है, ये वाली। ठीक है, तो ये करता क्या है, सजीव डिस्टॉर्शन में वृद्धि करता है, नहीं सजीव डिस्टॉर्शन में कमी, यानी जो भी त्रुटि होती है उसको कम करता है। तो सजीव डिस्टॉर्शन में तो कमी होगी, यानी ये आंसर सही नहीं है। गेन में वृद्धि होती है? नहीं सर जी, गेन में वृद्धि नहीं होती। क्या होता है, क्या अगर तुम 4 वोल्ट दिए, ठीक है, सॉरी 2 वोल्ट दिए, यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 1 वोल्ट क्या है, खराब निकल के आ गया, तो 1 वोल्ट वापस चला गया ना, मिला क्या, क्या यहाँ पे 3 ही मिला ना, यानी सर जी इसमें अब गेन में वृद्धि नहीं होती है। अच्छा, आउटपुट शक्ति में वृद्धि होती है? अभी बोले सर जी शक्ति में वृद्धि नहीं होती, मगर एक चीज़ हो जाता है, वो क्या हो जाता है सर जी, डिस्टॉर्शन में कमी आती है। जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को वापस भेज देता है, तो यहाँ पे कम ही मिलेगा, सही है, मगर एक भी त्रुटि नहीं मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो पावर एम्पलीफायर है या शक्ति एम्पलीफायर है, वो वास्तव में क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना, जो हमारी पावर एम्पलीफायर होती है ये हमारी करंट एम्पलीफायर होती है। जो करंट एम्पलीफायर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, धारा प्रवर्धक, प्रवर्धक जो होता है वही हमारी क्या कहलाती है, करंट एम्पलीफायर कहलाती है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। याद रखना ये सब चीज़। एम्पलीफायर के शक्ति लाभ की गणना किस में की जाती है? जो कि एक बार हम ऑफलाइन में सेट करा रहे थे, तो उसमें आंसर गलत दिया था और बच्चे जीत कर रहे थे, खासकर
सुजीत ऑफलाइन बैच, ध्यान देना इसको, ठीक है। तो क्या होता है सर, ये होता है हमारा डेसिबल, ठीक है। आउटपुट हम किस में निकालते हैं, सॉरी एम्पलीफायर की डेसिबल में चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ग ए यानी क्लास ए एम्पलीफायर की क्लास, देखो एम्पलीफायर बढ़ते हैं कई तरीके से, क्लास ए एम्पलीफायर, बी एम्पलीफायर, ए बी एम्पलीफायर, सी एम्पलीफायर, ठीक है। इस तरीके से बढ़ गए। फिर आरसी कपल्ड, ठीक है, एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, इस प्रकार से हो गए, ठीक है। कॉलपीट फलाना ढिमकाना ये सब ऐसे करके होते हैं, सही है। तो जब ए बी ये सब की बात आती है तो सर जी क्लास ए वाली जो एम्पलीफायर होती है इसकी अधिकतम दक्षता लगभग 25% होती है। कितनी होती है, 25%। याद रखना 25% होने के कारण इसमें क्या होता है, याद रखना कभी कभी पूछता है कि चलो अच्छा इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता तो कम है, मगर इसके साथ साथ इसमें विरूपण भी सबसे कम होता है, विरूपण भी यानी डिस्टॉर्शन भी सबसे क्या होता है, कम ही होता है। और जो क्लास क्या होता है सी एम्पलीफायर होता है उसकी दक्षता तो अधिक होती है, ठीक है, उसकी दक्षता सबसे अधिक होती है, मगर उसमें विरूपण भी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो ये क्या है, उल्टा उल्टा चल रहा है इन दोनों में ना, तो इसको याद रखना है। तेरे देखो क्लास बी पावर एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है, तो सर क्लास बी पावर एम्पलीफायर की दक्षता होती है लगभग 78.5%। कितनी होती है, 78.5% होती है। और क्लास ए बी देखोगे तो क्लास ए बी की लगभग 50 से 78.5% के बीच में होती है, ठीक है। इसको याद रखना, किसकी, ए बी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सी वाले की भी इससे ज़्यादा होती है, सही है, 80-85 के समथिंग, सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन वाले में तो इसका ग्राफ भी बनवाए थे हम, ठीक है। देखो अब क्या पूछ दिया कि आई सी अपॉन आई वी, आई सी बटे आई ई का वर्तमान अनुपात आमतौर पर क्या कहलाता है। देखो याद रखना आई सी और यहाँ पे क्या है आई ई है, और यहाँ पे क्या है हमारा आई सी है, इसका मतलब कॉमन क्या रहा होगा हमारा सर, बेस रहा होगा। तो जब कॉमन बेस निकलता है तो हम क्या लिखते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा बराबर हमेशा क्या होता है बीटा अपॉन 1 + बीटा। इससे सवाल कितना ज़्यादा पूछा जाता है, ये जो पेपर दे के आता है यूपीपीसीएल टीजी 2 ये तब यूपीआर में वो जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये होता है हमारा अल्फ़ा होता है, ठीक है। इसके याद रखना इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है, अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए वर्ग बी वर्ग ए बी वर्ग सी एम्पलीफायर के वर्गीकरण किस आधार पे किए जाते हैं, ठीक है, किस आधार पे किए जाते हैं। अच्छा ये है क्या एक्चुअली, इसका जो किया जाता है क्लास ए क्लास बी क्लास ए बी क्लास सी, ये एम्पलीफायर के संचालन के यानी जो ऑपरेशन होता है उस आधार पे किया जाता है। जैसे क्लास ए का देखोगे तो सर क्लास ए का होता है 360 डिग्री, क्लास बी का देखोगे तो सर 180 डिग्री होता है, क्लास सी का देखोगे तो 180 360 180 के बीच में होती है, और क्लास सी की देखोगे तो 180 से भी कम होती है, ठीक है। और इसकी कितनी होती है, ऐसे होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। फेज एंगल भी पूछता है, क्लास ए 360, क्लास बी 180, क्लास ए बी ये 270 के करीब, ठीक है, क्योंकि न 180 से बड़ा और 360 से कम होता है। और क्लास डी सर 180 डिग्री से भी क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो ये सब एंगल भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एम्पलीफायर का संचालन के आधार पे, ठीक है ना। देख लो टेबल बहुत ज़्यादा पूछा था इसलिए बता दे रहे हैं। चलो कॉमन बेस एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में क्या होता है। देखो याद रखना एक लिखते हैं कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। याद रखना कॉमन बेस में आउटपुट और इनपुट के बीच में 0 डिग्री होता है, यानी ये दोनों इन फेज होते हैं। कॉमन कलेक्टर भी क्या होता है इन फेज होता है, मगर जो कॉमन एमीटर होता है कॉमन कलेक्टर भी इन फेज ही होता है, 0 डिग्री होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। मगर जो कॉमन एमीटर होता है उसके इनपुट तथा आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का कालांतर होता है, यानी अगर तुम इनपुट सिग्नल ये दिए हो तो ये बड़ा कर कर ये देगा, एम्पलीफाई तो करेगा मगर उल्टा कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना क्या हो जाएगा सर कॉमन बेस, अच्छा कॉमन बेस की बात बोला है ना, तो सर कॉमन बेस हो जाता है कहाँ गया 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं।
हाँ, अब देखो आ गया कॉमन इमीटर। तभी बताएं कि सर कॉमन इमीटर की बात करें तो सर कॉमन इमीटर होता है 180 डिग्री। यानी अगर तुम ये दिए हो तो आउटपुट में तुमको बड़ा तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर क्या मिलेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट का बनेगा। यानी ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ फेज हो जाता है। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्लास सी पावर एम्पलीफायर में कितनी डिग्री होता है। देखो चला गया, अभी बताए थे। ए में कितना होता है तो सर 360 डिग्री होता है, ठीक है। बी में सर 180 डिग्री होती है, ठीक है। सी में सर 180 से बड़ी मगर 360 से कम होती है। सॉरी, क्लास ए बी की बात बोल रहे हैं ये देखो थोड़ा गलत हो, किसकी बात हो रही है, क्लास ए बी की बात हो रही है, ठीक है। और जब क्लास सी की बात करते हो तो सही क्या होती है 180 डिग्री से भी कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास सी की बात हो रही है, क्लास सी कहाँ गया हमारा ये, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री से भी कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर बेस फॉरवर्ड में है और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में है, तो क्या कौन सा जंक्शन होगा। तो याद रखना, एक लिखते हैं एमीटर बेस और एक क्या लिखते हैं बेसी, सही है। देखो याद रखना, जब ये फॉरवर्ड में और ये भी फॉरवर्ड में है तो कौन से रीजन में हो जाते हैं, सर ये हो जाता है हमारा सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड रिवर्स हो जाता है तो सर हमारा ये हो जाता है एक्टिव रीजन में। किस रीजन में, एक्टिव रीजन में, याद रखना, ठीक है। अगर ये रिवर्स ये फॉरवर्ड हो जाता है तो ये हमारा किस रीजन में हो जाता है, सर इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर रीजन में। और जब क्या होगा, ये भी क्या गया, ये भी रिवर्स और ये भी रिवर्स हो जाता है तो सर ये हमारा हो जाता है कट ऑफ रीजन में। किस रीजन में, कट ऑफ रीजन में, ठीक है। ये 4 केस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है, कॉमन इमीटर फॉरवर्ड में है और बेस कलेक्टर क्या है रिवर्स में, तो सर ये हमारा हो जाता है एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन हो जाता है, एक्टिव रीजन। कोई दिक्कत है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, सही है। चलो, तो ये सेशन तुमको जरूर पसंद आया होगा और हर चीज़ों को तुमको अच्छे से करने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो सेशन पसंद आए तो इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी को, ठीक है बाबू, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, खासकर UPPCL TG2 और AP टेक्नीशियन वाले। सेशन पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।